नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत हम लोग झारखंड के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड के स्थानीय राजवंशों को देखने वाले हैं। यह जो सेशन होने वाला है मूल रूप से आगामी जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड एसआई, एलडीसी, एक्साइज कांस्टेबल के साथ साथ झारखंड टेट और झारखंड में आयोजित होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और यह जो सेशन है बिल्कुल नया कंटेंट के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और काफी मजा आने वाला है। प्रेजेंटेशन ही आप लोगों को काफी मजेदार लगने वाला है, तो पूर्व में मैं देख भी चुका हूं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें झारखंड में स्थानीय राजवंशों के उदय की, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक हम लोग देखते हैं कि विभिन्न आदिवासी समुदायों के द्वारा झारखंड की धरती पर शासन किया जाता है स्थानीय स्तर पर। और इन राजवंशों की जो स्थापना हुई थी, जो मूल रूप से यहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा की जाती है और विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपना शासन किया और अपनी प्रशासनिक संरचनाएं बनाई, जिसे हम लोग पढ़ते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम लोग बात करें सर्वप्रथम वंश की, तो छोटा नागपुर का नागवंशी राजवंश जो था सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि रीसा मुंडा और सुतिया पाहन के द्वारा यहाँ पर एक राज्य की स्थापना की जाती है, सुतिया नागखंड की। उसके पश्चात हम लोग छोटा नागपुर के नागवंशी राजवंश को देखते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर शासन काल और विस्तार की बात करेंगे तो नागवंशी राजवंश की स्थापना 64 से ईस्वी में की गई थी। ये ध्यान रखिएगा 64 ईस्वी में, और 1745 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। लगभग 2000 वर्षों तक छोटा नागपुर की धरती पर इस नागवंश ने शासन किया था। जे रीड का कहना है कि नागवंशी शासन की स्थापना 10वीं शताब्दी सी के आसपास मुंडा जनजातियों के प्रमुख ये बने थे और इन्होंने नागवंशी शासन की स्थापना की थी। अगर हम लोग देखें कि संस्थापक के बारे में, तो फनी मुकुट राय, ध्यान रखिएगा फनी मुकुट राय ने इस राजवंश की स्थापना की थी। और यह जो संस्थापक नाम है बेसिकली नागवंश के पुरसी नामा पर आधारित है, जिसे 1789 ईस्वी में बनाया गया था। और फनी मुकुट राय जो थे ये बेसिकली पुंडरिक नाग और वाराणसी के एक ब्राह्मण की कन्या पार्वती के पुत्र थे। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं झारखंड का नामकरण झारखंड महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का नाम मिलता है हम लोग को पुंडरिक देश। इसी पुंडरिक नाग के नाम पर हम लोग देखते हैं कि पुंडरिक देश इसका नाम हम लोग पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो फनी मुकुट राय ने कुल 66 परगनों पर शासन किया था, जिनमें रामगढ़, गोला, बरवा, पलानी और तमाड़ शामिल थे। अगर हम लोग बात करें कि 2000 वर्षों के शासन काल में, प्राचीन काल से लेकर के औपनिवेशिक काल तक यानी ब्रिटिश शासन तक जो शासन चलाया गया था नागवंशियों के द्वारा, ये लगभग संपूर्ण झारखंड पे यहाँ पे था। ये ध्यान रखिएगा। फनी मुकुट राय के अंतर्गत कुल 66 परगने शामिल थे। ये ध्यान रखना है आपको। नागवंशी राजवंश के प्रारंभिक राजाओं की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम फनी मुकुट राय के द्वारा शासन किया जाता है। इनकी राजधानी थी सुतियांबे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुतियांबे जो थी फनी मुकुट राय की राजधानी थी। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने कहां से शासन किया था या राजधानी परिवर्तन हुआ है तो किसने राजधानी परिवर्तन किया था। और फनी मुकुट राय के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं की बात करेंगे तो ये नागवंशी शासन का प्रथम शासक थे। सुतियांबे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और पंचेत राजा के साथ गठबंधन करके इन्होंने क्योंझर के शासक को पराजित किया था। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा एक महत्वपूर्ण तथ्य कि फनी मुकुट राय जब शासक बनते हैं तो इनके ही शासन काल में सर्वप्रथम बाहरी लोगों को झारखंड में बसने के लिए आमंत्रित किया गया था। दूसरे महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं प्रताप राय, जिन्होंने 300 से लेकर के 350 एडी में शासन किया था। इनकी राजधानी थी चुटिया। इन्होंने सुतियांबे से राजधानी स्थानांतरित कर दी थी चुटिया। और यहाँ ध्यान रखिएगा चुटिया जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है और पलामू का निर्माण भी प्रताप राय के द्वारा ही किया गया था। इसके अतिरिक्त भीमकर्ण की बात करेंगे तो 1095 से लेकर के 1185 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनकी राजधानी थी खुखरा। ये ध्यान रखिएगा, इनकी राजधानी थी खुखरा। और ये नागवंश के पहले शासक थे जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। और ये जो उपाधि थी ये कलचुरी शासकों से प्रभावित थी। ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के
कलचुरी शासकों की उपाधि होती थी कर्ण की, और उसी से प्रभावित होकर के भीम राय ने कर्ण की उपाधि धारण की थी। इसके अतिरिक्त अपनी राजधानी खुखरा में इन्होंने एक भीम सागर बांध का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भीम सागर और कर्ण की उपाधि, ये दोनों आप लोग याद में रखेंगे। इसके बाद मध्यकाल की जब बात करते हैं तो शिवदास कर्ण 1401 ईस्वी के आसपास ये शासक बने थे और खुखरागढ़ इनकी राजधानी थी। और इसी के शासनकाल के दौरान हम लोग देखते हैं कि हापामुनि मंदिर, जो कि आपका गुमला जिले में है, वहां पर विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। गजघंट राय के द्वारा हापामुनि मंदिर बनाया गया था, उसे हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। जब मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे तो नागवंश के विषय में अन्य शासकों के बारे में जानकारी वहां पर हम लोग अर्जित करने का प्रयास करेंगे। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रतापकर्ण की बात करेंगे तो प्रतापकर्ण की राजधानी भी खुखरागढ़ थी और यह जो था, इसके शासनकाल में घटवाल राजाओं के विद्रोह का सामना करना पड़ा था और तमार का जो शासक था उसके द्वारा ये बंदी बना लिए जाते हैं। लेकिन खैरागढ़ के खरवार शासक थे बागदेव सिंह, उनकी मदद से ये बंदीगिरी से ये निकल करके भागने में सफल हो जाते हैं। इसके पश्चात छत्र कर्ण शासक बनते, इनकी राजधानी भी खुखरागढ़ थी और इन्होंने कोराम्बे में विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी, ध्यान रखिएगा। और इसी मूर्ति से आकर्षित होकर के मध्यकाल के संत चैतन्य महाप्रभु ने पंच परगना और झारखंड की यात्रा की थी और इसी सिलसिले में छत्र कर्ण से चैतन्य महाप्रभु ने मुलाकात भी की थी। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नागवंशी शासक से चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात हुई थी, और इस सभी का जो वर्णन हम लोग को प्राप्त होता है चैतन्य चरितामृत से प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, चैतन्य चरितामृत से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर मुगल काल के नागवंशी शासकों को देखने का प्रयास करें तो मुगल शासकों के काल के अंतर्गत अकबर के काल से इनका प्रत्यक्ष रूप से मुगल शासन के साथ में संपर्क स्थापित होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखें कुछ महत्वपूर्ण शासकों की, क्योंकि यहाँ पर दोहराव न हो इसीलिए मैंने केवल महत्वपूर्ण शासकों को लिया है और बाकी जब मुगल काल हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर अकबर के शासनकाल से लेकर के उत्तर मुगल काल तक के जो नागवंशी शासक थे उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। तो रामशाह की बात करेंगे, रामशाह की राजधानी दोयसा थी। अब ये भी ध्यान रखना है हम लोग को कि दोयसा जो राजधानी थी वो खुखरा से दोयसा स्थानांतरित किया गया था दुर्जन शाह के द्वारा। दुर्जन साल या शाह के द्वारा पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखिएगा। जहांगीर के शासन काल में दुर्जन साल को गिरफ्तार किया गया था जहांगीर के द्वारा और फिर वहां से जब वो छूट करके आता है तो अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देता है। और रामशाह जो था यह मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम का समकालीन था। यदुनाथ शाह की बात करेंगे तो इसने अपनी राजधानी पालकोट स्थानांतरित कर दी थी, ये ध्यान रखिएगा। और 1717 ईस्वी में इसी के शासनकाल में सरबुलंद खान जब सम्राट था, मुगल सम्राट फर्रुखसियर, ध्यान रखिएगा मुगल सम्राट था फर्रुखसियर, तो उसके शासन काल में यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की और इसी के शासन काल में 1717 में सरबुलंद खां के द्वारा मुगल आक्रमण किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और जब आक्रमण होता है तो इससे राजस्व के रूप में 1 लाख रुपए देने पर यदुनाथ शाह सहमत हो जाते हैं। ये राजस्व का बकाया काफी ज्यादा था और राजस्व नहीं चुका रहे थे, इसीलिए ये आक्रमण किया गया था। शिवनाथ शाह की बात करेंगे तो इनकी भी राजधानी पालकोट थी और इसके शासनकाल में 1730 में बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला उद्दौला के हमले का सामना किया और उनको कर के रूप में 12,000 रुपए का भुगतान इनको करना पड़ा था, ये ध्यान रखिए। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं टैक्सेस के विषय में आप लोग ध्यान रखिएगा। शिवनाथ शाह, यदुनाथ शाह और दुर्जन साल ने कितना टैक्स दिया था ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। और जेपीएससी की बात करेंगे तो जेपीएससी ने तो सीधा पूछ लिया था दुर्जन साल ने जहांगीर को कितना टैक्स देने का बात कहा था। मुगल काल के नागवंशी शासन के उपरांत हम लोग नागवंशी राजवंश के अंतिम चरण की ओर यदि हम लोग बढ़े तो उदयनाथ शाह 1733 से 1740 ईस्वी तक शासक बनता है। इसकी राजधानी थी रातूगढ़ और यहाँ ध्यान रखिएगा कि रामगढ़ के विष्णु सिंह के माध्यम से अलीवर्दी खान जो तत्कालीन बंगाल का नवाब था उसको मालगुजारी कर का भुगतान नागवंशी शासक के द्वारा उदयनाथ शाह के द्वारा किया जा रहा था। ध्यान रखिएगा बंगाल का नवाब था उस समय अलीवर्दी खान।
इसके उपरांत श्याम सुंदर शाह की बात करेंगे तो 1740 से लेकर के 1745 ईस्वी तक इसने शासन किया। राजधानी इसकी थी रातूगढ़ और इसी के शासन काल में हम लोग देखते हैं कि झारखंड में मराठा आक्रमण होना प्रारंभ हो गया था। रघुजी भोसले के नेतृत्व में पहली बार मराठा आक्रमण झारखंड की धरती पर किया जाता है। जब वो अलीवर्दी खां या बंगाल पर चौथ वसूलने के लिए चढ़ाई करते हैं तो वो लोग झारखंड के रास्ते का ही उपयोग कर रहे थे। ये ध्यान रखिएगा, रघुजी भोसले बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। रघुजी भोसले का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे, नागवंशी राजवंश ने लगभग 2000 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया और झारखंड के इतिहास को आकार देने का इसने कार्य किया। और अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन काल से लेकर के औपनिवेशिक काल तक इन्होंने झारखंड की धरती पर शासन किया था। इसके पश्चात आते हैं सिंहभूम के सिंह राजवंश पर। ध्यान रखिएगा, सिंहभूम के सिंह राजवंश का अगर हम लोग विस्तार देखते हैं तो अगर मैं एक छोटा सा मैप बनाने का प्रयास करूं तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये हमारा सिमडेगा और ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम का एरिया हो जाता है और इधर हमारा सरायकेला खसावा थोड़ा सा और फिर ये हमारा पूर्वी सिंहभूम और ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये जो एरिया था हमारा, ये सिंह राजवंश का एरिया था जो कि पोरहाट के नाम से जाना जाता था। इसीलिए पोरहाट के सिंह वंश के रूप में भी हम लोग सिंह वंश को, झारखंड के सिंह वंश को जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ ध्यान रखना है हमें, सिंहभूम का नाम या तो पोरहाट के सिंह शासकों के नाम पर पड़ा हो या हो जनजाति के अनुसार उनके देवता सिंहबोंगा या सिंहबोंगा के नाम पर इस राजवंश की स्थापना पश्चिमी भारत से आए हुए लोगों के द्वारा 8वीं शताब्दी ईस्वी में इन्होंने किया था और वहां से इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया था। इसकी 2 शाखाएं थी, ध्यान रखना है, सिंह वंश की 2 शाखाएं झारखंड में शासन कर रही थी। पहली शाखा थी 700 से लेकर के 1200 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इसके संस्थापक थे काशीनाथ सिंह और लगभग 13 शासकों ने 1200 के दशक की शुरुआत तक इन्होंने शासन किया था। दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह के द्वारा की जाती है। इसके पश्चात युधिष्ठिर जो इनके पुत्र थे वो उत्तराधिकारी बनते हैं और काशीराम सिंह की बात करेंगे जो अगले महत्वपूर्ण शासक थे। काशीराम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट को अपनी नई राजधानी बनाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। काशीराम सिंह के द्वारा बनाई क्षेत्र में पोरहाट को नई राजधानी के रूप में स्थापित किया जाता है। अन्य उल्लेखनीय शासकों की यदि हम लोग बात करें सिंह वंश के तो अच्युत सिंह थे काशीराम सिंह के उत्तराधिकारी। और यहाँ याद रखिएगा, सिंह वंश की जो कुल देवी थी वो पौरी देवी थी। तो इन्हीं के शासन काल में पौरी देवी को सिंह वंश के कुल देवी या पारिवारिक देवी के रूप में स्थापित किया जाता है। अच्युत सिंह का नाम याद रखिएगा। अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह के पश्चात अर्जुन सिंह प्रथम और जयनाथ सिंह द्वितीय शासक बनते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ सिंह द्वितीय के विषय में, ये राजवंश के 13वें शासक थे और एक उत्पीड़क शासक के रूप में इनकी ख्याति थी। इन्हीं के कालखंड में इन्हीं के उत्पीड़क स्वभाव के कारण भूइयां जनजाति का विद्रोह सिंह वंश को झेलना पड़ता है। इसके पश्चात पुरुषोत्तम सिंह का शासन आता है, जिन जगन्नाथ सिंह द्वितीय के पुरुषोत्तम सिंह पुत्र थे। और इसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि पुरुषोत्तम सिंह के उपरांत अर्जुन सिंह द्वितीय जो थे वो सिंह वंश के शासक बनते हैं और इनके चाचा थे विक्रम सिंह। ध्यान रखिएगा, अर्जुन सिंह द्वितीय के चाचा थे विक्रम सिंह, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। इस लालन पालन के एवज में अर्जुन सिंह द्वितीय ने सिंहभूम पीर, ध्यान रखिएगा, सिंहभूम पीर के 12 गांव अपने चाचा विक्रम सिंह को दिए थे और इन्हीं 12 गांवों का विस्तार करके कालांतर में विक्रम सिंह के द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की जाती है। ध्यान रखिएगा, इनके गुजारे भत्ते के लिए या खोरपोश के लिए ये 12 गांव अर्जुन सिंह द्वितीय के द्वारा दिए जाते हैं, जिस पर कालांतर में विक्रम सिंह के द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना कर दी जाती है। और यहाँ पर इन्होंने गम्हरिया, 2 जगह याद रखिएगा, गम्हरिया और खरसावा को शामिल किया था अपने राज्य के अंतर्गत और सरायकेला राज्य का विस्तार किया था। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश युग की शुरुआत होती है 1765 के उपरांत, जब इलाहाबाद की संधि के द्वारा, ध्यान रखिएगा 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें बंगाल की दीवानी
ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी जाती है। और उस समय जो झारखंड था बिहार सहित, तो वो बंगाल सूबा का हिस्सा था। तो उस कालखंड में अंग्रेज झारखंड की धरती में प्रवेश करते हैं सबसे पहले 1767 में। ध्यान रखिएगा 1767 में पहली बार अंग्रेज पूर्वी सिंहभूम के रास्ते, ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम के रास्ते अंग्रेज प्रवेश करते हैं। कहां? तो हमारे झारखंड में, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वहां पर शासन कर रहे थे उसमें ढाल वंश के जगन्नाथ ढाल, इस ओर से प्रवेश करते हैं। और ढाल वंश का शासन था, यहाँ पे ढाल वंश का शासन था। जो पहला विद्रोह हुआ था जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में, ये ध्यान रखिएगा। इसी के काल में हम लोग देखते हैं जगन्नाथ सिंह चतुर्थ शासक थे 1767 ईस्वी में। इन्होंने हो और कोल विद्रोहों का सामना किया और छोटा नागपुर की मदद से इन्हें पराजित किया। लेकिन 1767 ईस्वी में इन्होंने ब्रिटिश सेना को आमंत्रित किया, जो सिंहभूम में पहली बार ब्रिटिश प्रवेश को चिन्हित करता है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसके आमंत्रण पर ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना झारखंड में प्रवेश की थी। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ कहां से की? तो पूर्वी सिंहभूम के रास्ते से की। ये सब चीजें याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बराबर पूछा जाता है। और 1767 तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड में पहली बार प्रवेश कब किया था? तो 1767 में किया था। अब यहाँ ध्यान रखना है हमें, ब्रिटिश युग की शुरुआत के उपरांत अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंडा साम्राज्य और झारखंड के प्राचीन राजवंशों की जो हम लोग बात करते हैं, तो 1000 से लेकर के 1600 ईस्वी तक झारखंड के क्षेत्र में विभिन्न शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ था और इसमें मुंडा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। समय काल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि काफी पूर्व में इसके संस्थापक थे रीता या रीसा मुंडा। ये मुंडाओं के पहले आदिवासी नेता थे और इन्होंने सुतिया पाहन को, ध्यान रखिएगा, सुतिया पाहन को शासक के रूप में चुना था। और नामकरण की बात करेंगे तो सुतिया पाहन के नाम पे ही इस क्षेत्र का नाम सुतिया नागखंड रखा गया था। और इनका जो शासन था लगभग संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में फैला हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि सुतिया पाहन के द्वारा स्थापित नागवंश या मुंडा साम्राज्य का जो विस्तार था वो झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पे था? तो पूरे संपूर्ण झारखंड में फैला हुआ था। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सुतिया पाहन का जो राज्य था वह न केवल 7 गढ़ों अपितु 21 परगनों में विभाजित था। 7 गढ़ों की बात करेंगे तो 7 में से 5 गढ़ जो थे वो झारखंड में थे और 2 गढ़ छत्तीसगढ़ में थे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा लोहागढ़ जो कि लोहरदग्गा के नाम से जाना गया, हजारीगढ़ जो हजारीबाग में था, पालुनुगढ़, या ध्यान रखिए पालुनु गढ़ था, ये आपका पलामू जाना गया। मानगढ़, मंगढ़ नहीं होगा, मानगढ़, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है। मानगढ़ आपका मानभूम, आधुनिक धनबाद, पुरुलिया और मानबाजार का एरिया आ जाता था। केसलगढ़ और सुरगुमगढ़, ये ध्यान रखिए, केसलगढ़ और सुरगुमगढ़ जिसे हम लोग सुरगुजा के नाम से जानते हैं, ये दोनों जो थे ये छत्तीसगढ़ में थे। याद रखिएगा केसलगढ़ और सुरगुमगढ़ जो था ये दोनों छत्तीसगढ़ में आते थे। सुरगुमगढ़ को सुरगुजा बोला जाता है और सिंहगढ़ जो था आपका सिंहभूम। तो इस प्रकार से 7 गढ़ों में विभाजित था। 21 परगनों की बात करेंगे तो 21 परगनों में आपका उमदंडा, दोईसा, खोखरा, सरगुजा, जसपुर, यानी जितने भी एरिया यहाँ हम लोग नाम ले सकते हैं 21 परगनों में विभाजित था। गढ़ों के नाम आप लोग याद रखिएगा, 7 गढ़ में से 5 गढ़ झारखंड, 2 गढ़ केसलगढ़ और सुरगुमगढ़ छत्तीसगढ़ में अवस्थित थे। अब बात करेंगे रक्सेल वंश की। 1100 से लेकर के 1600 ईस्वी तक इन्होंने रक्सेलों ने शासन किया था। इनका प्रवास माना जाता है कि ये राजस्थान से प्रवास करके आए थे और ये राजपूत वंश के थे। इन्होंने पलामू में अपनी सत्ता की स्थापना की थी। राजस्थान से आकर के पलामू क्षेत्र में बस गए और वहीं पर अपनी सत्ता की स्थापना कर दी। क्षेत्रीय विस्तार की बात करेंगे तो सरगुजा को इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। अब पलामू क्षेत्र की यदि हम लोग बात करें तो वहां पे अन्य जनजातियां भी निवास कर रही थी, जिनमें प्रमुख थे हमारा खरवार, गोंड जनजाति, कोरबा, पहाड़िया और किसान जनजाति जो थी ये निवास करती थी। और अंततः अगर हम लोग देखते हैं तो चेरो खरवार या खरवारों ने सत्ता हासिल कर ली और प्रमुख खरवार शासक के रूप में हम लोग जानते हैं प्रताप धवल खरवार को, जो कि प्रमुख खरवार शासक थे। प्रताप धवल का नाम याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, प्रमुख खरवार शासक थे। इसके अतिरिक्त ढालवंश की जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा
कि समय काल माना गया 1100 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, और ये पूर्वी सिंहभूम के ढालवुम क्षेत्र में इनका शासन हुआ करता था। यदि पहले ज्ञात शासक की बात करेंगे तो ढाल वंश का पहला ज्ञात शासक चिंतामणि थे, और इनकी कुल देवी थी रंकिणी देवी। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रंकिणी देवी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। धार्मिक नीति की बात करेंगे तो ढाल वंश के जो शासक थे वो अपने अनुष्ठानों के भाग के रूप में नरबलि प्रथा के पोषक थे। ध्यान रखिएगा, ये नरबलि प्रथा को मानते थे और नरबलि प्रदान करते थे रंकिणी देवी को, और ब्रिटिश काल में इसे उठा करके एक तत्कालीन ब्रिटिश थाने में रख दिया गया था। इनका मूल जाति के विषय में अगर बात करेंगे तो माना जाता है कि ये धोबी जाति से संबंधित थे। ढाल वंश जो थी ये धोबी जाति से संबंधित थे, ये मान्यताएं हैं प्राचीन काल से। अब रामगढ़ राज्य की बात करेंगे, इसका विकास जो है 1368 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी बागदेव सिंह के द्वारा। बागदेव सिंह ने इस रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी थी सिसियां। याद रखिएगा, राजधानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं राजधानियों से कि कौन से राजवंश की कौन सी राजधानी थी, तो बागदेव सिंह की राजधानी सिसियां थी। अगर हम लोग रामगढ़ राज्य के कालक्रम में राजधानियां देखें तो याद रखिएगा कि सिसियां, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक और पद्मा। पद्मा अंतिम राजधानी थी रामगढ़ राज्य की। इसके बाद 1604 ईस्वी की बात करेंगे तो राजधानी में पहली बार परिवर्तन होता है और राजा हेमंत सिंह ने उर्दा से बादम अपनी राजधानी स्थानांतरित की। यह प्रश्न पूछा गया है कि उर्दा से बादम राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, तो हेमंत सिंह के द्वारा की गई थी। वहीं 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के पहली शाखा के द्वारा अंतिम राजधानी स्थानांतरित की जाती है, जो राजा दलेल सिंह के द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी राजधानी बादम से रामगढ़ में स्थानांतरित कर दी थी। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पहली शाखा का यहाँ पे राजधानी स्थानांतरण अंतिम बार हुआ था। इसके उपरांत इचाक और पद्मा में जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर दो अन्य राजवंशों का शासन आता है जो रामगढ़ राज्य की ही अन्य शाखाएं थी। तो यहाँ पर अगर हम लोग रामगढ़ राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 राजवंश या 3 शाखाओं का शासन हुआ। प्रथम के संस्थापक थे बागदेव सिंह, जिसे हम लोग देख चुके हैं 1368 ईस्वी में। द्वितीय राजवंश की स्थापना 1772 में ही सिंह वंश के तेज सिंह राजा बने थे और इन्होंने इचाक को राजधानी बना करके यहाँ से शासन किया। कालक्रम में कुछ और शासक आते हैं जो उतने उल्लेखनीय नहीं है कि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से उन्हें हम लोग देखें। तृतीय राजवंश की बात करेंगे तो 1880 ईस्वी में ये सत्ता में आए थे और इसके पहले शासक थे ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ध्यान रखिएगा, तृतीय वंश के शासक ब्रह्मदेव नारायण सिंह थे संस्थापक। इनकी राजधानी थी पद्मा, जो कि हजारीबाग से 22 किलोमीटर दूर है। वहां पर इन्होंने इचाक से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। और अंतिम शासक की बात करेंगे तो 1937 ईस्वी में कामाख्या नारायण सिंह सिंहासन पर बैठे और इन्होंने खड़गदीहा राज्य पर अपना जीत कर लिया था। और वहीं अगर हम लोग बात करें तो रामगढ़ राज्य की समाप्ति होती है 26 जनवरी 1955 ईस्वी को एक अधिनियम के द्वारा, जिसका नाम था बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम। इस अधिनियम की बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाता है और रामगढ़ राज्य सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य राज्य खड़गदीहा और पंचेत राज्य हैं। खड़गदीहा राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी ईस्वी में की जाती है और हंसराज देव ने बंदावत जाति के एक शासक को पराजित करके खड़गदीहा राज्य की स्थापना झारखंड में करते हैं। ये राज्य जो था ये रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। ध्यान रखिएगा, रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में ये स्थित है हजारीबाग के क्षेत्र में और वर्तमान हजारीबाग जिले के 90 किलोमीटर क्षेत्रफल पे इस राज्य का विस्तार देखा जाता है। वहीं पंचेत राज्य की बात करेंगे तो इसके संस्थापक थे नरेश अनित लाल। ध्यान रखिएगा, नरेश अनित लाल पंचेत राज्य के संस्थापक थे जो काशीपुर के राजा के पुत्र थे और इन्हें गोमुखी राजा के नाम से भी जाना जाता है। एक कहानी थी कि अरुण वन में इस गोमुखी राजा को छोड़ दिया जाता है। कपिला गाय के द्वारा पोषित होने के कारण कपिला गाय की पूंछ को इन्होंने अपना राजकीय चिन्ह बनाया, साथ ही साथ इन्हें गोमुखी राजा भी कहा गया और इसका स्थान था नागवंशी क्षेत्र के पूर्व में। ध्यान रखिएगा, नागवंशी क्षेत्र के पूर्व में पंचेत राज्य स्थित था। वहीं अगर हम लोग बात करें कि नरेश अनित लाल ने पंचेतगढ़ का किला बनाया है
और कपिला गाय की पूंछ को अपना राज चिन्ह के लिए राजकीय चवर के रूप में इस्तेमाल किया। और पंचेत जो था झारखंड के पश्चिमी भाग में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में जाना जाता है। चेरो राजवंश की जब हम लोग बात करेंगे तो समय काल था 1500 से 1700 ईस्वी के आसपास। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसके संस्थापक थे भगवत राय और 16वीं सदी में इन्होंने रक्सेलों को पराजित करके पलामू के क्षेत्र में चेरो राजवंश की स्थापना की थी। और इसके सबसे प्रमुख शासक थे राजा प्रताप धवल खरवार, जो पूर्व में ही हम लोग देख चुके हैं। अन्य प्रमुख चेरो शासकों की यदि हम लोग बात करें तो इसमें साहेब राय थे, जिन्होंने 1697 से लेकर 1716 ईस्वी तक शासन किया। इनके काल में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह और फर्रुखसियर का शासन या उनके समकालीन थे साहेब राय। रंजीत राय की बात करें तो साहेब राय के उत्तराधिकारी थे और इनके शासनकाल के दौरान ही मुगल सूबेदार सरबुलंद खान ने तोरी परगना को मुगल नियंत्रण में ला दिया था, उस पर जीत हासिल कर ली थी। सरबुलंद खान, ध्यान रखिएगा, रंजीत राय के शासनकाल में झारखंड पर आक्रमण किए थे। इसके पश्चात जयकृष्ण राय आते हैं और रंजीत राय को मारने के बाद, ये ध्यान रखिएगा, उसकी हत्या करने के बाद ये सत्ता अधिग्रहित कर लेते हैं। 1730 ईस्वी में जयकृष्ण राय के शासनकाल में ही फखरुद्दौला ने इन्हें पराजित किया था, जो कि तत्कालीन बिहार के सूबेदार थे। आज के इस सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल अगले नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।